नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 22 जीके में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से हर बार और हर समय प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की बात कर रहा हूँ, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, चाहे PO हो या PCS हो, स्टेट PCS हो, तो हर जगह ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो देखिए, हम लोग भारत का संवैधानिक विकास खत्म कर चुके हैं। भारत का संवैधानिक विकास यदि खत्म कर चुके हैं तो अगली टॉपिक क्या होगी और कैसे होगी। देखिए, जब जानते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास खत्म होता है और उसके बाद जब संविधान निर्माण करने की बात आती है, तो सबसे पहले संविधान निर्माण करने से पहले तुरंत संविधान बनाया नहीं जाता है। उस पर बहुत ज़्यादा मंथन चलता है। मंथन कैसे चलता है और किस माध्यम से चलता है, तो आइए देखते हैं। वो माध्यम यह है कि संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, संविधान सभा द्वारा। अब बात आती है संविधान सभा थी क्या, संविधान सभा थी क्या, और इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कहाँ पे इसका बात किया गया। तो आप लोग जानते ही होंगे 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे, कौन इस पार्टी को बनाते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इलाहाबाद के। तो यहाँ से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की जाती है। यहाँ पे सबसे पहले किसकी मांग की जाती है, संविधान सभा की बात की जाती है। संविधान सभा की बात किया जाता है। और दूसरी बात कब निकल के आती है सामने, तो दूसरी बात 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात किया जाता है। संविधान सभा की बात किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है, इसमें तो सिर्फ इतना बात किया जाता है अगस्त प्रस्ताव में कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो यह जो प्रस्ताव रखा गया था, यह भारतीयों को स्वीकार नहीं हुआ। तो यदि स्वीकार नहीं हुआ तो अगला जो प्रस्ताव रखा जाता है क्रिस प्रस्ताव में जो क्रिस प्रस्ताव रखा जाता है, इसमें भी वही बात किया जाता है कि भाई इस संविधान सभा का निर्माण तो किया जाएगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो जाएगा उसके बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और अंततः आप लोग को संविधान बनाने का अधिकार दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी जो इंडिया के लोग थे, जो कांग्रेस के लोग थे, इसको मानने से इनकार कर देते हैं। यदि मानने से इनकार कर देते हैं तो पूरी तरीके से, यदि बात करें पूरी तरीके से स्पष्ट रूप जो माना जाता है, स्पष्ट रूप में किस एक्ट में संविधान सभा की स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं भारतीय, तो वो है कैबिनेट मिशन। अब ये जानते हैं, लेबर पार्टी का उस समय जब हमारी इंडिया आजाद हो रही थी, तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। तो उसमें जो PM बने थे विंस्टन चर्चिल बने थे। कौन बने थे? विंस्टन चर्चिल। तो ये क्या काम करते हैं कि 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक
आयोग बनाते हैं, आयोग बनाते हैं जिसे कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। वो आता है, भारतीयों से बात करता है। तो भारतीयों से यदि बात करता है तो इसमें क्या क्या बातें होती हैं, तो इसमें क्या क्या बातें होती हैं वो तो पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन इसमें भी स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात कर दिया जाता है, संविधान सभा की बात कर दिया जाता है। अब देखिए, जो माना गया यहां से तो नहीं माना गया, लेकिन कैबिनेट मिशन जब आया, ये कुछ नहीं कहा कि भाई आप लोग को, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को जब तक, इसका मतलब कि जब तक वर्ल्ड वार चलता रहेगा, द्वितीय वर्ल्ड वार, तो हम तब तक आप लोग को वो बनाने नहीं देंगे। नहीं, आप लोग बनाइए, ठीक है। इसमें संविधान सभा का निर्माण करने की बात किया जाता है। अब संविधान सभा निर्माण तो होती है, लेकिन अब संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, कौन कौन होंगे, और कहां कहां से आएंगे, और कैसे कैसे आएंगे। कहां से आएंगे मतलब किस एरिया से आएंगे, और कैसे का मतलब ये है कि मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे। तो आप लोग, जब मैं कैबिनेट मिशन के बारे में बताया था तो उसमें संविधान सभा के बारे में भी बताया गया था। तो उसमें क्या था, 389 सदस्य टोटल थे, और इसमें 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत से आते थे, प्लस 4 जो थे कमिश्नरियों से आते थे। जैसे कि आज के डेट में दिल्ली, पांडिचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर एंड हवेली, ये सब आपको संघ शासित प्रदेश है। उसी तरह उस समय 4 कमिश्नरी होती थी, वहां से एक एक सदस्य आते थे। बाकी जो आपके 73 सदस्य थे, 73 सदस्य थे, सॉरी 73 नहीं, 93 जो सदस्य थे वो देशी रियासतों से आए थे। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो कौन से ऐसे देशी रियासत थी, कौन सी रियासत ऐसी थी जो कि संविधान सभा में भाग नहीं ली थी, तो आप बताइए। अब देखिए, 292 प्लस ये कितना हो गया, 296। ये सदस्य जो है निर्वाचित हुए। क्या हुए? निर्वाचित हुए। जबकि ये सदस्य क्या हुए? मनोनीत हुए। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी संविधान सभा बनी थी वो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों से बनी थी, न कि एक से बनी थी। ठीक है। और जब ये लोग हमारे संविधान सभा में ये लोग आए तो अब ये लोग तो चुन गए। अब चुनने के बाद ये हुआ भाई कि अब संविधान का निर्माण करने की बात किया जाए। अब जब संविधान की निर्माण करने की बात आती है तो प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब प्रथम बैठक होती तो है, लेकिन इसका जो अस्थायी अध्यक्ष है किसे चुना जाता है? अस्थायी अध्यक्ष जो चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। ठीक है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे। इतने लोगों में से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे, तो इसलिए इनको ये चुन लिया गया कि भाई ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये हमारे संविधान सभा के जो होंगे अस्थायी अध्यक्ष होंगे। और जो प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को तो हुई थी, लेकिन इसमें इनमें से कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? तो टोटल 207 व्यक्तियों ने भाग लिया। अब देखिए, है तो 389, लेकिन 307 ले रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, जो 73 मुस्लिम सदस्य 73 लोग थे, इसमें से मुस्लिम लीग जो थी प्रथम
मुस्लिम जो लीग थी, मुस्लिम लीग थी, प्रथम जो संविधान सभा की बैठक होती है उसका बहिष्कार करती है, बहिष्कार करती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि टोटल 207 सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें महिलाएं कितनी रहती हैं? तो टोटल 9 महिलाएं रहती हैं। प्रथम संविधान सभा की जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 महिलाएं रहती हैं। ठीक है, 9 महिलाएं रहती हैं। अब जो सेकंड बैठक होती है संविधान सभा की, सेकंड जो बैठक होती है वो कब होती है? तो वो होती है 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है? 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को। तो यदि 1946 में हो रही है तो पहले फर्स्ट बैठक कब हुई थी? फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष बताया कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। जबकि दूसरी जो बैठक होती है ये होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें ये तो अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन जो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। अब जो तीसरी बात आती है वो आती है कि अब ये बैठक तो हुई, अब समिति कमेटी भी बना दिया गया कि भाई अब कौन सी कमेटी क्या करेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन अभी हम संविधान सभा के बारे में बात कर रहे हैं। जो इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो तीसरी बात आती है इसमें, अब संविधान जो है, संविधान तो ऐसे बनता नहीं है, लेकिन इसमें संविधान का एक आइकन बोले तो उद्देश्य प्रस्ताव, तो हमारा संविधान का उद्देश्य क्या होगा, कैसा होगा, वो प्रस्ताव लाया जाता है। किसके माध्यम से लाया जाता है? तो अभी बात करेंगे। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। कौन करता है बताइए? तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब देखिए, ये पारित तो किया जाता है, संविधान सभा के सामने रखा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव, लेकिन इसको जो स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति कब मिलती है? चौथी बार स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति मिल जाती है। किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को, कि भाई हाँ ये रखा जाएगा, स्वीकृति मिलती है। ठीक है, अब जो पांचवें सबसे महत्वपूर्ण बात किया जाता है, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित तो किया गया कि हमारा संविधान कैसा होगा और इसमें क्या क्या समाहित होंगे। अब देखिए, ये लाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लेकिन इस पे जो अब वो लाए तो, लेकिन इस पे जो बहुत मंथन हुआ, बहुत मंथन कैसे हुआ? अब इस उद्देश्य प्रस्ताव पे विचार करने के लिए, अच्छा से उसका अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित किया जाता है।
जिसका नाम दिया जाता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। देखिए, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इस प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं जो कि बढ़िया से इसका अध्ययन करके कब संविधान सभा के पास लौटा देते हैं, तो लौटाते हैं 22 जनवरी 1947 को कि भाई हाँ, अब इसको स्वीकृति दे देनी चाहिए, तो वही स्वीकृति दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इस प्रारूप को इसको पांडुलेखन भी बोलते हैं। पांडुलेखन। अब पांडुलेखन का मतलब यह है कि भाई इस पांडुलेखन को जो अध्ययन करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था, तो वो कौन सी कमेटी थी? तो प्रारूप समिति थी, या ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। यदि वाकई में उनके बारे में बात किया जाए, अब जब तक देखिए भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि भाई देखिए, ये जो 73 मुस्लिम थे, प्रथम जब बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, उसका मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार किया, लेकिन अम्बेडकर बड़े दिमाग के अच्छे व्यक्ति थे। तो वो कहते हैं कि अरे यार रुक जाओ, थोड़ा देरी तक इन लोग का इंतजार करते हैं, हो सकता है इन लोग का हृदय परिवर्तन हो जाए तो शामिल हो जाए। तो बात तो इनकी सही थी कि भाई हृदय परिवर्तन तो इतना जल्दी जिन्ना साहब का तो होने वाला था नहीं, लेकिन इनमें से कुछ लोग का हो गया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं, तो उसमें इसमें से कुछ लोगों को यहाँ पे आ जाते हैं। कुछ लोग जो मुस्लिम लीग के लोग थे, प्रारूप समिति में जब उसका स्टडी किया जाता है तो आते हैं। तो वही स्टडी करके 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को ड्राफ्टिंग जो पांडुलेखन था या ड्रॉप था, तैयार कर दिया गया था, उस पर अध्ययन कर दिया गया था और संविधान सभा को दे दिया गया था कि भाई हाँ, अब इसको स्वीकृति दे देनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पांचवी जो बात किया जाता है, अगला पॉइंट जो बात किया जाता है, वो बात किया जाता है संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया। संविधान बनाना तो है, लेकिन इसमें सलाहकारों की भी जरूरत होती है। अब बिना सलाह मशविरा के तो भाई कोई काम हो नहीं सकता है। अब घर में ही देखिए, घर में जब शादी विवाह होता है तो बड़ बुजुर्ग से सलाह मशविरा लिया जाता है। तो वैसे ही जो सबसे प्रखर व्यक्ति थे, यदि संविधान के वास्तुकार की बात किया जाए तो B.N. राव, ये संविधान निर्माण के वास्तुकार कहे जाते हैं। ठीक है, और अंततः ये जब होता है, ये सब हो जाता है, तो छठवीं बात ये आती है कि 29 अगस्त 1947 को सब कुछ डन करके प्रारूप भी, संविधान का जो प्रारूप था वो भी तैयार करके, तो 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को ये पूरा डन कर दिया जाता है। तो डन करने के बाद इस पे बढ़िया से अध्ययन भी हो जाता है। तो अब ये पूरा संविधान सभा का जो था ना, ये खाका था कि कैसे कैसे ये बना, कहाँ से निकल के आया। सबसे पहले संविधान सभा की कहाँ पे बात किया गया, तो उसके बारे में हम लोग बात किए। और टोटल जो बैठकें हुई थी संविधान सभा की, टोटल ये कितनी बैठकें हुई थी? तो 12 बैठकें हुई थी। लेकिन 12 पेपर में 12 नहीं देता है,
जो एग्जाम होते हैं वो 12 नहीं देते हैं, वो देते हैं 11। ऑप्शन में क्या देंगे, 11, 12, 13, 14 ऐसे ऑप्शन दे देंगे। तो उसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 11। अब देखिए 11 कैसे होगा, जो लास्ट बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इसको लास्ट बैठक, इसके पहले जो हुई थी 11 बैठकें हो चुकी थी, ठीक है। तो हम लोग जब प्रश्न में आएगा उत्तर कि टोटल संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, तो आंसर होगा 11। यदि कुल बैठकों की बात करेगा, कुल बैठकें की बात करेगा, यदि उसमें 12 आंसर दिया होगा तो 12 लगाएंगे, अदरवाइज जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा 11, ठीक है। टोटल संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी, 11। अब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो इसको तो ज्यादा उस पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो जो लास्ट बैठक हुई थी संविधान सभा की, जो लास्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। जब 24 जनवरी 1950 को हुई थी तो इसमें टोटल कितने सदस्य थे, टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 284 सदस्य थे, 284 सदस्य थे। अब देखिए लास्ट हो तो रही है, अब इसी समय राष्ट्रपति को चुना जाता है, इसी समय हमारे जितने भी देश के प्रतीक चिन्ह इसी समय चुने जाते हैं। जितने भी हमारे देश में, जैसे मान के चलिए कि मोर कब चुना गया, या हमारे संविधान में संविधान सभा ने मोर को अडॉप्ट कब किया, और अशोक चक्र को कब, और प्रथम राष्ट्रपति को कब नियुक्त किया। अब देखिए संविधान सभा है तो एक दो बात और करना चाहिए हमें। संविधान सभा में, जो संविधान सभा थी ना, ये 2 रूपों में काम करती थी। 2 रूपों में कैसे काम करती थी, पहला तो संसद के रूप में काम करती थी। जब संसद के रूप में काम करती थी तो इस समय जानते हैं जो अभी तत्काल में देख रहे हैं आप लोग संसद को, वो आपका स्ट्रक्चर कैसा है, राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं। उसी तरह सभापति और उपसभापति राज्यसभा में होते हैं। तो जब संसद के रूप में हमारी संविधान सभा काम करती थी, उस समय जो पहला जो व्यक्ति थे उसके अध्यक्ष तो जीबी मावलंकर थे, जो उसके अध्यक्ष थे। जब संसद के रूप में संविधान सभा काम कर रही थी तो उस का अध्यक्ष जो थे जीबी मावलंकर थे, ठीक है। और दूसरा तो संविधान सभा के रूप में काम कर ही रही थी, संविधान सभा के रूप में। अब देखिए जब ये संविधान सभा के रूप में जब कार्य कर रही थी, उस समय प्रथम व्यक्ति जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो जब हमारा संविधान जो है बन के तैयार होता है तो उस समय जो प्रथम व्यक्ति थे, उस संविधान पे प्रथम प्रश्न ऐसा आता है कि भाई ऐसा कौन व्यक्ति था, जो प्रथम व्यक्ति था जो संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वह व्यक्ति लास्ट थे, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले वह लास्ट व्यक्ति थे। और टोटल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। और लास्ट जब बैठक हुई थी तो इसमें महिलाओं की संख्या जो थी 15 थी। और प्रथम बैठक में कितनी महिलाएं थी, 9 महिलाएं थी। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसमें टोटल 9 महिलाएं भाग ली थी। लेकिन जब लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950 को होता है तो इसमें टोटल महिलाओं की संख्या बढ़कर कितना हो जाती है, 15 हो जाती है। इसके बीच में एक बात और आता है, क्या संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया था ये होने के बाद, तो जी नहीं, पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था।
तो कितना लागू हुआ था, कैसे लागू हुआ था? आप लोग अंगीकृत के बारे में सुने होंगे, ठीक है, अंगीकृत के बारे में सुने होंगे। तो जो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 की बात आती है, तो इसमें जो संविधान सभा थी, इसमें जो कुछ अनुच्छेद थे, कुछ अनुच्छेद को लागू कर देती है, कुछ अनुच्छेद को लागू कर देती है। टोटल कितने अनुच्छेद थे जो लागू हुए थे? वो टोटल 16 अनुच्छेद थे। तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर आपको 395 की लास्ट में मिलेगा। लेकिन 394 ऐसा अनुच्छेद था, इसी में लिखा गया था कि कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू होंगे, तो 16 अनुच्छेद लागू हुए, जबकि कितने अनुच्छेद लागू नहीं होंगे और कितने अनुच्छेद बाद में लागू होंगे, इसमें ये आर्टिकल 394 में बताया गया है। तो देखिए 16 अनुच्छेद लागू तो हो गए, लेकिन अब ये जो अनुच्छेद लागू हुए थे, तो इसी के आधार पर हमारे देश का शासन नहीं चल रहा था, इसी के आधार पर हमारे देश का शासन नहीं चल रहा था। तो फिर किसके आधार पर चल रहा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो उसी कुछ अनुच्छेद ये थे और कुछ 1935 का जो एक्ट था, उसी के आधार पर ये हमारे देश का शासन चल रहा था। कब तक चला था? तो जब तक हमारा देश का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं होता, अर्थात 26 लास्ट में आता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है और फिर लागू कर दिया जाता है। और लागू कर दिया जाता है तो आपको पता है, जब लागू होता है उस वक्त संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? तो देखिए, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो टोटल 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग थे और 395 आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे। तो आप लोग एक प्रश्न और बताना है आप लोग को, जो संविधान सभा के जो ये लोग बनाकर तैयार किए थे, 16 अनुच्छेद लागू किए थे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि कब लागू किए थे। लेकिन 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। लेकिन प्रश्न ये है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरी बात यह है कि संविधान दिवस मनाया तो जाता है, लेकिन आप एक प्रश्न और बताना है, विधि दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में किस तारीख को जाना जाता है, या विधि दिवस कब मनाया जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। अंततः हमारे संविधान पे 284 लोगों का हस्ताक्षर होता है और हमारा संविधान, प्यारा भारत संविधान तैयार हो जाता है। तो इतना होने के बाद अभी भी कुछ इसमें बाकी है जो कि हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन इसमें कुछ आप लोग के लिए वर्क फ्रॉम होम देना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहला ये कि संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक, और संविधान का जो बन के तैयार तो हुआ, लेकिन संविधान कितने बार पढ़ा गया आपको ये बताना है। संविधान का प्रथम वाचन कब होता है और दूसरा वाचन कब होता है और तीसरा वाचन कब होता है,
ठीक है। और नेक्स्ट ये बताना आपको कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, और उसके बाद संविधान सभा का जो बैठक हुआ था प्रथम हुई थी, तो उसमें कितनी महिलाएं भाग ली थी। ठीक है, तो आज बस इतना ही, और नेक्स्ट लोग देखेंगे अगली बार। तो तब तक मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए, और पास पड़ोस के जो लोग भी हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखा करें, और साथ में अपने माँ बाप का भी तो ध्यान रखें। और आपका कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के प्रति आप लोग अग्रेसिव रहें, ताकि कोई भी सिचुएशन आने पर आप लोग हैंडल कर सकें। तो इसी के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।